नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वी विज्ञान योजना लागू करने का किया फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दी मंजूरी। बैठक में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम को मिली स्वीकृति। सेना दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ छावनी स्थित सूर्या खेल परिसर में नो योर आर्मी मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। उन्होंने कहा, भारतीय सेना 140 करोड़ लोगों के शौर्य का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नो योर आर्मी मेले में हथियारों की प्रदर्शनी देखी और प्रदेश सरकार द्वारा सेना के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। कहा, सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र के लिए सेना जरूरी। डाकघरों से भी अब बदल सकेंगे 2000 रुपए के नोट। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर नोट बदलवाने के लिए लगी लंबी कतारों को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें वार्षिक खेल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। सम्मेलन में 3 नए आपराधिक कानूनों, अपराध और साइबर सुरक्षा पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में हुए शामिल। 58वें वार्षिक सम्मेलन में केंद्रीय गृह सचिव और कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने चुनावी क्षेत्र सोलिंग में किया रोड शो। रोड शो में उमड़े जनसैलाब ने किया जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू में भारत की अनुदान सहायता से निर्मित पुनर्निर्माण परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इससे पहले पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ईडी पर हुए हमले को लेकर अमित शाह को लिखा पत्र। कहा, आज संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले की एनआईए जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े 11 आतंकी मामलों में है वांटेड। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार 10 जनवरी 2024 को 20 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। इस सिक्के को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत के पहले मिशन आदित्य L1 को आज अंतिम कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही भारत सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के इच्छुक शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा। शाहजहांपुर के ददरौल से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का हुआ निधन। मानवेंद्र सिंह लंबे समय से बीमार थे। मानवेंद्र सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अत्यंत दुख प्रकट किया। भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा से पहले मकर संक्रांति के बाद राम मंदिर की सुरक्षा एसपीजी के हवाले हो जाएगी। 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 15 जनवरी से निर्माण कार्य 1 सप्ताह के लिए बंद हो जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष कार्य योजना बनाई है। इसके तहत पब्लिक एड्रेस सिस्टम में हर समय राम भजन धुन बजाई जाएगी। प्रदेश के कारागार मंत्री 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण जेल में निरुद्ध कैदियों को दिखाने की करेंगे व्यवस्था। जेल में लगेगी एलईडी स्क्रीन। प्रदेश में संस्कृत विभाग राज्य के कई जिलों में रामलीला मैदान की बाउंड्री वॉल बनाएगा और उनमें भवन निर्माण भी कराया जाएगा। इसके लिए शासन ने वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। पुलिस भर्ती में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती के लिए डीजीपी ने न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला किया है।
आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 20 टीमों के बीच 1 से 29 जून के बीच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दी है। साथ ही रामायण महाकाव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि स्वरूप इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अयोध्या को वैश्विक तीर्थस्थल और प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने तथा विदेशी तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों तथा व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए अयोध्या हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा महत्वपूर्ण है। कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं। पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 2021 से 2026 के दौरान 4,797 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पृथ्वी योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं शामिल हैं। इनमें अक्रॉस ओ स्मार्ट पेसर SAGE रीच आउट शामिल है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीव मंडल जैसे घटक तथा उनके बीच के जटिल अंतर संबंध पर समग्र रूप से कार्य करता है। पृथ्वी एक व्यापक योजना है जो विभिन्न घटक पर एकीकृत अनुसंधान और नवीन कार्यक्रमों के विकास को सक्षम बनाएगी तथा बड़ी चुनौतियों का समाधान करने और संसाधनों का पता लगाने में भी इसमें मदद होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने भारत और यूनाइटेड स्टेट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच MOU को भी मंजूरी दी। सेना दिवस के उपलक्ष्य में लखनऊ के छावनी स्थित सूर्या खेल परिसर में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल की कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यहां पर सेना के हथियारों की प्रदर्शनी भी देखी। पहली बार सेना दिवस लखनऊ में हो रहा है। नो योर आर्मी फेस्टिवल में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सेना के बढ़ते कदम की झलक दिखाई दे रही है। निःशुल्क प्रवेश वाला ये फेस्टिवल 7 जनवरी तक चलेगा। उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों और सेवा से निवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। आज हम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया है। और अब आइए देखते हैं अयोध्या से जुड़ी खबरें। भगवान शंकर मां सरयू के विषय में कहते हैं कि अयोध्या परम ब्रह्म स्वरूप है। वहां सरयू सगुण ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान है। अयोध्या में आने वाला हर तीर्थ यात्री सरयू स्नान करता है, जिसके लिए अयोध्या नगर निगम ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं और नगर निगम ने घाटों के आसपास स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा है। अयोध्या धाम में आने वाला हर तीर्थ यात्री प्रयास करता है कि एक न एक बार पर ब्रह्म स्वरूप सरयू मां के दर्शन किए जाएं।
और सरयू स्नान से अपने जीवन को पवित्र किया जाए। सरयू में तीर्थ यात्रियों के स्नान की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सबकी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर स्नान और पूजा अर्चना की विशेष व्यवस्था दिखाई दी। बहुत अच्छा लग रहा है। सरयू घाट में आए, स्नान किया और यहाँ की सुंदरता देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। दोनों जगह एक ही है, भगवान का स्थल है, हर जगह वही है, नहीं है दिल से मांगो तो हर जगह भगवान ही है। अच्छा सा हर जगह अच्छा ही अच्छा लगता है, वहाँ भी अच्छा लगता है, यहाँ भी अच्छा लगता है। यहाँ पर स्नान घर है, चेंजिंग रूम भी है और महिलाओं के लिए अच्छी सुविधाएं अयोध्या में हर एक तरह की सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हो रखी है। यहाँ की व्यवस्था देखी हमने महिलाओं के लिए, वो दिन ब दिन सुधरती जा रही है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अयोध्या नगर निगम ने घाटों के आसपास स्वच्छता रखने के लिए अपने पूरे प्रयास किए हैं। सुबह सुबह उठते ही यहाँ पर सफाई कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। सभी नगर निगम के कर्मचारी बहुत ही मेहनत से घाटों की सुंदरता का विशेष प्रबंध करते हैं। शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से वस्त्र बदलने की सुविधा भी मौजूद है। स्वच्छता काफी बढ़िया है, बहुत शानदार। हम तो देखने आए थे, फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं यहाँ पर और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। गुप्तार घाट से नया घाट तक के लिए तीर्थ यात्रियों के जल विहार के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पुरम अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति 15 जनवरी से अतिथियों का आना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये रिपोर्ट। आस्था का न कोई रंग है, न रूप है, न ही कोई निश्चित विधान है कि इसे व्यक्त कैसे किया जाए। जैसे भी व्यक्त किया जाता है वही आस्था होती है और यही कारण है कि झारखंड से लेकर के अयोध्या की दूरी भी सिमटकर कदमों में चली आती है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर होता है। 550 सालों की वो तमाम सारी यातना जो कष्टपूर्ण थी, जो कचोटती थी, जब दूर होती है तो किस तरह के भाव होते हैं। क्या भाव लेके अयोध्या है रामलला का मंदिर जो बन रहा है। 550 साल के वनवास काटने के बाद प्रभु श्री राम आ रहे हैं। 11 दिसंबर से हम लोग पैदल यात्रा करते हुए निकले हैं। कल हम लोग सूर्यकुंड धाम में हम लोग विश्राम करने के लिए रुके और आज हम अयोध्या धाम हम घुस रहे हैं। यहाँ से हम कल प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, पूरा अयोध्या क्षेत्र घूमेंगे। उसके बाद तो अपने अपने तरीके से लोग भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सम्मिलित होना चाहते हैं, सहभागी होना चाहते हैं। उस वक्त का जो प्राण प्रतिष्ठा का वक्त होगा, जो इतिहास के परिवर्तन का वक्त होगा, जो स्वर्णाक्षरों में अयोध्या का इतिहास लिखा जाएगा, उसका भी दीदार करना चाहेंगे। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित किया गया है। आमंत्रण पत्र राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कार्यकर्ता लेकर इकबाल अंसारी के घर पहुंचे थे, जहां उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण पत्र पाकर इकबाल अंसारी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हम भगवान रामलला के परिसर में जाएंगे, प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और भगवान का दर्शन भी करेंगे। इसके साथ इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या आने वाले मेहमान प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और मेहमानों का स्वागत करना भी हमारा धर्म है, इसलिए हम उनका स्वागत भी करेंगे। इकबाल अंसारी को बाकायदा कार्ड के साथ राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश के लिए वाहन पास भी दिया गया। आएंगे, दर्शन जो है पूजा करेंगे, वो जो है अच्छा काम करेंगे, उनकी नीयत भी साफ होगी और अच्छी होगी, क्योंकि भगवान के बताए हुए रास्ते पे लोग चलेंगे। हमारी भी यही मन हमारा भी है कि लोग अपने धर्म के भी पक्के हों और सबके साथ जो अच्छा व्यवहार हो। तो हमें इस बात की खुशी है कि भगवान राम जो है साक्षात विराजमान हैं और सबको एक सलाह देते हैं कि अयोध्या ऐसी धरती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा है, वो हमेशा बना रहेगा और आज बना है, बना रहेगा, आगे भी बना रहेगा। और अब बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में घने कोहरे, शीतलहर और कोल्ड डे कंडीशन को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक खराब मौसम की चेतावनी भी जारी की है। अमरोहा, बरेली, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ में अत्यधिक घने कोहरे के साथ ठंडी हवाएं परेशान करेंगी। इन जिलों में दृश्यता 10 मीटर से 0 तक रह सकती है।
सर्दियों के मौसम में हड्डियों और मांसपेशियों के विशेष ध्यान के साथ व्यायाम आदि को लेकर दूरदर्शन संवाददाता दीप्ति शाही सिंह ने केजीएमयू के स्पोर्ट्स इंजरी विभाग के हेड डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से बात की। आइए देखते हैं। इस समय मेरे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं आप, केजीएमयू में स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। सर, सर्दियों का मौसम चल रहा है और अगर हड्डियों की बात की जाए तो खास तौर से ऐसे मौसम में लोगों को जोड़ों के दर्द की जो समस्या है वो भी सुनाई देती है। तो सर्दियों के मौसम में क्या कुछ जो खास ख्याल है वो रखना चाहिए हड्डियों का? हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्दियों में हड्डियों को और मांसपेशियों को और स्पेशली हमारे जोड़ों को सर्दियों से, ठंडक से बचाना है। तो इसके लिए हमें गर्म कपड़े, पूरे गर्म कपड़े पहन के रखना है, गर्म पानी से ही नहाना है, ठंडक से बचना है और गर्म पदार्थों का सेवन करना है। पहली चीज़, गर्म पदार्थों में चाय, कॉफ़ी, जूस ये सब आ सकते हैं, गर्म पानी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने आहार में भी गर्म चीज़ों का उपयोग करना है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें लगातार सर्दियों में भी अपने शरीर को गर्म रखना है। इसके लिए हमें नियमित व्यायाम करने की आवश्यकता है। तो हमें नियमित व्यायाम जरूर करना है ताकि हमारे जोड़ों में, हमारी मांसपेशियों में गर्माहट रहे और उनको ठंडक की चपेट में वो कम से कम आए। बहुत से लोग सुबह की सैर पर भी जाते हैं, लेकिन जाड़ों में अमूमन मना किया जाता है कि सुबह की सैर पर ना जाए। ऐसे में जो धूप है, क्योंकि जाड़ों में धूप भी कम निकलती, वो भी कम मिल पाती है। तो इसके लिए क्या कुछ रास्ते हैं कि हड्डियों को भरपूर मात्रा में जो विटामिन डी है वो भी मिले, और व्यायाम के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए? हमें दिन में सूरज में जाना चाहिए, सूरज की रोशनी में नहाना चाहिए, मतलब उनके संपर्क में आना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर नहीं मिल पा रहा है या बहुत ठंडक पड़ रही है, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो ही रही है, तो विटामिन डी के कैप्सूल्स या शैशे या सिरप्स आते हैं जो बहुत सस्ते दरों पे सरकारी दुकानों पे मिल जाते हैं। आप उसका नियमित सेवन करिए ताकि आपके शरीर में विटामिन डी का कमी ना होना पाए। तो हमने बात की डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल से और उन्होंने हमें बताया कि कैसे ठंडियों के मौसम में हड्डियों का अपना ध्यान रखा जा सकता है, उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है, मजबूत रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दीप्ति शाही सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का उत्सव मनाने के लिए श्रीलंका से कलाकारों का दल लखनऊ आया है। श्रीलंका से संस्कृतियों के आदान प्रदान के लिए लखनऊ के अलीगंज स्थित कला स्रोत आर्ट गैलरी में सेतु कला प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें देश के कई कलाकारों के अलावा श्रीलंका के कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी 10 जनवरी तक लगी रहेगी। मेरा सेरामिक्स का काम है जो हमने वुड फायर किया है 1300 डिग्री पे, और हम फंक्शनल पीसेस भी बनाते हैं और स्कल्पचरल पीसेस भी बनाते हैं। मेरा स्टूडियो दिल्ली में है जहाँ मैं ये सेरामिक्स करती हूँ। मैं 23 साल से सेरामिक्स कर रही हूँ और ये मेरा काम किसी थीम पे बेस नहीं है, बस जैसे मन करता है वैसे हम बनाते जाते हैं, जैसे जैसे भाव आते हैं वैसे हम बनाते जाते हैं। यहाँ जो मेरी सीरीज़ है इट्स बेस्ड ऑन basically street subjects or simple and technique is spatula, जिसमें फ्रेशनेस जो है कलर्स की वो काफ़ी मेंटेन रह जाती है, ओवरलैपिंग है, फ्रीडम है, उसको मैं एंजॉय करता हूँ। और मेरा जो काम है वो रिप्रेजेंटेशनल मोड में नहीं है और किसी प्री कंसीव्ड आइडिया से मैं काम नहीं करता, प्री कंसीव्ड नोशन से काम नहीं करता। सो जब मटेरियल के साथ आपका जो जुड़ाव है, जो आपकी एक जर्नी है, वो जब घटित होती है तो चीज़ें इट कम्स टू यू, और फिर भाव के थ्रू जो आप सोचते हैं, जो कंपाइल करते हैं, जो चेरिश करते हैं लाइफ में, उसको आप मिनिमलिज्म में एक्सप्रेस करते हैं। ये पेपर पे काम है। मैं स्कल्पटिंग करता हूँ और शांति और सद्भावना, पीस के ऊपर मेरा काम है। मैं बर्ड सीरीज लेके जो लखनऊ आया हूँ। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। देश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा की नागरिक भागीदारी 10 करोड़ के पार हो गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति असाधारण जन समर्थन देखने को मिल रहा है और 2 महीने से भी कम समय में 10 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।
ये यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 6,349 शहरी क्षेत्रों और 1,69,864 ग्राम पंचायतों तक आईसी वैन पहुंची। लोगों का उत्साह ही है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रतिभागियों की संख्या 10 करोड़ के पार हो चुकी है। पड़ोसी देश नेपाल, जिसका भारत का संबंध बेटी और रोटी का संबंध माना जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2024 की पहली विदेश यात्रा नेपाल की रही, जो इसकी महत्ता को भी रेखांकित करता है। अपनी नेपाल यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ ही भूकंप प्रभावित नेपाल के जिले में पुनः निर्माण के लिए $5 करोड़ की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान कहा कि पिछले वर्ष भूकंप से प्रभावित नेपाल के जिले में मूलभूत संरचना पुनर्निर्माण के लिए भारत $5 करोड़ की एक वित्तीय सहायता देगा। नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद काठमांडू में चल रही अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं और त्रिभुवन विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय का विदेश मंत्री NP साउथ के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में नेपाल के पश्चिमी हिस्से में आए भूकंप से हुई जान माल की बर्बादी से भारत दुखी है। पिछले वर्ष 3 नवंबर को नेपाल के जाजरकोट जिले में 5.7 तीव्रता के भूकंप के तीव्र झटके आए। इस भूकंप में 150 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 400 लोग घायल हो गए। 2015 के बाद यह नेपाल का सबसे घातक भूकंप था। We were saddened to learn of the casualties and devastation caused by the earthquake that struck the western parts of Nepal in November last year. Prime Minister Narendra Modi had expressed solidarity to the people and leadership of Nepal and had committed to extend all possible assistance. The Government of India started providing emergency relief in less than 48 hours after the earthquake. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लोगों और यहाँ के नेतृत्व के साथ एकजुटता की भावना दिखाई है और हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण प्रयासों से भारत नेपाल के संबंधों में वास्तविक बदलाव हुआ है। दोनों देशों ने बिजली क्षेत्र में सहयोग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसी विशेषकर नेपाल के साथ अपने संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रति वचनबद्ध है। Under the leadership of Prime Minister Modi, the Government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighborhood, especially with Nepal. The Government of India is committed to move forward on the ideals of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and take the friendly neighboring countries, including Nepal, along with us in our development journey. इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पशुपतिनाथ परिसर में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की ताकत होती हैं। उन पर हमला किसी भी सूरत में गंभीर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के यहां जांच पर गई ईडी की टीम पर जिस तरह से हमला किया गया और पुलिस ने भी मदद नहीं की, ये राज्य में कानून व्यवस्था की तस्वीर का एक पहलू प्रदर्शित करता है। जहां ईडी के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, वहां आम नागरिक की सुरक्षा के हालात का अनुमान लगाया जा सकता है। इस मसले पर जहां भाजपा ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। ईडी की टीम शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने के लिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में गई थी। वहां स्थानीय निवासियों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। हालांकि ईडी की टीम के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी थे, लेकिन लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें प्रवर्तन निदेशालय के 2 और मीडिया के 3 कर्मी घायल हो गए। पहुंचने के समय वहाँ बहुत कुछ लोग इकट्ठा ऑलरेडी हुआ था, क्राउड था,
तो हम लोग जल्दी जल्दी वहां से कितना भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां था सबको हम लोग सेफली रेस्क्यू किया। वहां से हम लोग उन लोग का सेफ पासेज इंश्योर कर दिया था एवं कितना भी क्राउड था सब लोग को हम लोग वहां से डिस्पेस भी किया था। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने गृह सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को तलब किया है। उन्होंने घटना को चिंताजनक और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बर्बरता को रोकना एक सभ्य सरकार का कर्तव्य है। The ghastly incident reported from Sandesh Khadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की टीम पर हमले की निंदा की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी पर रहने का एक दिन भी हक नहीं है। भाजपा ने इस हमले में रोहिंग्या के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने पत्र लिखकर संदेश खाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की NIA जांच की मांग की। जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। लेकिन ये चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि ये सिर्फ एक केंद्रीय एजेंसी ईडी की टीम पर हमला नहीं है बल्कि पूरे संविधान पर हमला है। जब कोई भी राज्य पर ऐसा घटना बार बार घटते हैं तो ये प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेलियर है और ये भी प्रमाणित करते हैं कि उस राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की घटना को उकसावे का नतीजा बताया तो उन्हीं के इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए, मत रिस्पॉन्ड कीजिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए तो हमें मुझ जैसे लोगों के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम सार्वजनिक वितरण प्रणाली घोटाला मामले में शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई थी, जब उस पर इस तरह के घातक हमले को अंजाम दिया गया। हमले के दौरान घायल हुए टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका उपचार किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।